ज़मीर बेचकर ज़िंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं ये नामुमकिन, ज़माना तुझको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मगर मैं तुझको मसीहा कहूं ये नामुमकिन। अवार्ड से 2008 में लास्ट टाइम हुआ है, अवार्डेड हुए हैं शान अररिया, और कवि रत्न के अवार्ड से सम्मानित हुए हैं वो 2006 में। और लाइब्रेरी पहले छोटी सी हुआ करती थी, वो खपड़ेल का घर था, उसके कोठरी में एक छोटी सी थी, और वालिद साहब ने बहुत जद्दोजहद करके घर बनाया। उनमें उन्होंने हम लोगों का रूम हो ना हो उसको लाइब्रेरी के लिए चाहिए, लाइब्रेरी के लिए एक रूम उन्होंने सेपरेट किया। मेरे वालिद ने चौथी कसम ये खाई कि निरक्षरता को यहाँ से मिटाना है। नीतीश कुमार सर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका जितना भी प्रोग्राम होता था मंच उद्घोषक वाले साहब भी हुआ करते थे। अब मैं आज आपके माध्यम से नीतीश कुमार सर से हम विनती करना चाहेंगे कि सर हम बहुत अत्यंत पिछड़ी जाति से भी आते हैं और पिछड़े जगह से भी आते हैं, इस लाइब्रेरी को पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खोल दिया जाए। गजल है फ़कत उसकी अंजुमन के लिए जो जी रहे हैं मेरे दोस्तों वतन के लिए, यानी वतन से कितनी मोहब्बत है। इस वक्त मैं हारून रशीद गाफिल साहब की लाइब्रेरी में मौजूद हूं और उनके घर पे ही लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन उनके बेटे चाहते हैं और यहाँ के समाज के लोग ज़रूर चाहते हैं कि उनके नाम से एक रोड बने, गाफिल साहब के नाम से रोड के साथ साथ लाइब्रेरी भी बने, ताकि ताउम्र लोग उनको याद करते रहे, क्योंकि सीमांचल की शान आन बान शान कह सकते हैं। और सीमांचल को पिरोने का काम, सीमांचल की जनता इनकी समस्याओं को लेकर हमेशा से शायरी के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है। आज मैं उनके बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी में जानने की कोशिश करूंगी, और कोशिश ये भी करूंगी कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें एक नई सामने आई थी, कैसे मुकाबला करते थे। हालांकि जो मैंने रिसर्च किया उसमें साफ पता चल रहा है कि गाफिल साहब बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत थे। वो समाज के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, बिहार के लिए, तमाम लोगों के लिए सोचते थे, यहाँ की जनता के लिए सोचते थे, यहाँ के बच्चों के लिए सोचते थे, उनके मुस्तकबिल के लिए सोचते थे। लेकिन उनके साथ जो लम्हे बीते हुए हैं, बिताए गए, उन लोग भी यहाँ पे, उनके दामाद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं, सभी से मैं जानने की कोशिश करूंगी। आप पहले बड़े बेटे से मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी और अपने फादर के बारे में। गाफिल साहब की आज जन्म तिथि है, आज पहली याद अगर की जाए गाफिल साहब को, किस तरह से आप याद करेंगे? ये लीजिए। हम उनको एक अच्छे फादर के रूप में भी याद करेंगे, क्योंकि हम घर में हैं, हमने देखी है। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं, तो उसके वजह से भी मैं शुरू से देखता हुआ आया हूं। इतनी कम ज़राए में भी इतने अच्छे से परिवार को हैंडल करने के साथ साथ अपनी समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने शहर के लिए, और लास्ट में अपने देश के लिए इतना कुछ सोचना और करना, ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे माशरे में ऐसी शख्सियत की बहुत कमी है, ना के बराबर नहीं है, बल्कि जो यहाँ तक आ सकें। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन और सब लोग पाए जाएंगे, लेकिन आपको इंटेलेक्चुअल बहुत कम लोग पाए जाएंगे। मैं जानना चाहूँगी कि आपके ख़ानदान परिवार में कोई ऐसी शख्सियत थे पहले, दादा? नहीं, हमारा बैकग्राउंड वालिद साहब का या हमारे ख़ानदान का बैकग्राउंड बहुत अत्यंत पिछड़ी से आया है। हमारे इवन के हमारे दादा कहते थे कि वो स्टाफ थे इसमें, एसडीओ ऑफिस में, हाँ, जिल्द साज के तौर पर वो वहाँ कार्यरत थे। और वो ईमानदारी हमारे इसमें ख़ानदानी ईमानदारी आती है, ज़मीर वाले लोग हैं, जिसको मैं वो कहता हूँ। वालिद साहब ने जैसे कहा कि ज़मीर बेचकर ज़िंदा रहूँ ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूँ ये नामुमकिन, ज़माना तुझको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मगर मैं तुझको मसीहा कहूँ ये नामुमकिन। तो इसी में मैंने देखा है कि मेरे दादा की एक ख़ासियत ये थी, वो इतने ईमानदार थे कि जहाँ से उनका ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, जॉब जहाँ से ज्वाइन किया, वहीं से उन्होंने रिटायर किया। सरकारी नौकरान होने के बावजूद उनके तबादला 1 घंटे के लिए भी उनका तबादला नहीं हुआ कहीं, तो नहीं। और बहुत गरीब, बहुत कम ज़मीन, बहुत ये ज़मीन जगह ये सबसे बहुत नहीं, ना के बराबर कहा जाए, गुज़र बसर करने लायक थी। लेकिन इतने कम ज़राए में भी इतना ऊँचे ओहदे तक पहुँच जाना, जी हाँ, ये बड़ी बात थी। गाफिल साहब को किस किस अवार्ड से नवाजा गया है? जी हाँ, उनको शान अररिया के अवार्ड से 2008 में लास्ट टाइम हुआ है, अवार्डेड हुए हैं शान अररिया, और कवि रत्न के अवार्ड से सम्मानित हुए हैं वो 2006 में। और उसके बाद शान सीमांचल के अवार्ड से भी हुए हैं, और
उनकी जो पहली प्रोग्राम थी वो आई थी कलाम शायर ऑल इंडिया रेडियो पूर्णिया की तरफ, पटना के, तभी पूर्णिया में नहीं हुआ था, सॉरी, पटना से आई थी 1987 में। ठीक है जी हाँ, पूर्णिया शायरी के लिए 1994 में उनको मिला पूर्णिया श्री का अवार्ड, सॉरी, और कवि रत्न 2006, शान अररिया 2008, ये सब अवार्ड नवाजे गए हैं। सीमांचल की धरती की शान है गाफिल साहब। और क्या कुछ, आप तो बेटा है, उनके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। इस लाइब्रेरी की क्या यादें हैं? इस लाइब्रेरी की यादें ये है मैडम कि ये लाइब्रेरी पहले छोटी सी हुआ करती थी, वो खपड़ेल का घर था, उसके कोठरी में एक छोटी सी थी, और वालिद साहब ने बहुत जद्दोजहद करके घर बनाया। उनमें उन्होंने हम लोगों का रूम हो ना हो उसको लाइब्रेरी के लिए चाहिए, लाइब्रेरी के लिए एक रूम उन्होंने सेपरेट किया, और यहाँ पर वो दिन भर बंद रहते थे, दिन भर। कोई नॉक भी करने आए तो बहुत धीरे से नॉक करो, सामान अगर है कुछ तो रख दो वहीं गेट पर, चले जाओ, उन खड़े मत रहना या ज्यादा वक्त तक। क्या मसीहा के तौर पर थे, मसीहा के तौर एकदम पर एक साइंटिस्ट जिस तरीके से अपने आप को कैद कर लेते हैं, जी हाँ, वो अपने आप को कैद करके रखते तमाम चीजों से, और हमेशा समाज को पिरोने की कोशिश करते थे। यहाँ के शिक्षा को लेकर हो, समाज को लेकर हो, जैसे माँ को लेकर भी उन्होंने कई गजल कविता उन्होंने लिखी है। जी हाँ, जी हाँ। चलो चलें अब गाँव, देखें धूप और छाँव, बाप के निखरे ख्वाब, माँ का जख्मी पाँव, चलो चलें अब गाँव। रेणु स्मृति अवार्ड उनको मिला था 12/4/2008 को। ठीक है, उसके बाद फिर उनको जेपी सम्मान मिला है 2004 को, जेपी भवन फारबिसगंज में। फिर दिनकर अवार्ड से वो सम्मानित हुए थे, राष्ट्र कवि दिनकर जो हैं उनका अवार्ड से वो सम्मानित हुए थे 29/2/2008 को। फणीश्वर नाथ रेणु की धरती से एक गाफिल पैदा हुआ। जी बिल्कुल, एक गाफिल पैदा हुआ। उन्होंने तीसरी कसम खाई और गाफिल साहब ने चौथी कसम खाई। क्या कसम थी? वो कसम ये थी मैडम कि निरक्षरता को हमें यहाँ से मिटाना है, घर घर साक्षर हो। हमने मेरे वालिद ने चौथी कसम ये खाई कि निरक्षरता को यहाँ से मिटाना है, तालीम को, घर घर में बच्चे तालीम याफ्ता हों, इस बात की वो चौथी कसम थी। क्या आपको लगता है गाफिल साहब जो सोच रहे थे, जो समाज के लिए सपना देख रहे थे, उस सपना वाकई अभी तक पूरा हुआ या अधूरा सा है? बहुत अधूरा सा है मैम, बहुत अधूरा सा है। ये तो स्टेप था, यूं कहा जाए कि वो फर्स्ट स्टेप में खड़े ही थे, बढ़ ही रहे थे उस तरफ के। हाँ, हमारे बीच से वो चले गए, ईश्वर ने हमें, अल्लाह ने छीन लिया। लेकिन अभी बहुत पीछे हैं हम, उस सोच को में बहुत पीछे हैं हम। जी मैम, बिल्कुल। यहाँ पर विधायक साहब भी हैं, मंत्री भी हैं, शहनवाज हुसैन साहब भी बिहार से बिलोंग करते हैं, नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आज गाफिल साहब को लेकर के, कि क्या कुछ उनकी याद में बनानी चाहिए? मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि जहाँ तक कि नीतीश कुमार सर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका जितना भी प्रोग्राम होता था, मंच उद्घोषक वाले साहब भी हुआ करते थे, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं आज आपके माध्यम से नीतीश कुमार सर से हम विनती करना चाहेंगे कि सर, हम बहुत अत्यंत पिछड़ी जाति से भी आते हैं और पिछड़े जगह से भी आते हैं, तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ढीला ढाला सा है हमारे यहाँ। ये जैसे कि ये देखें, एक यादगार तस्वीर, हाँ, वालिद साहब का, हाँ, बाय नेम उनको ये था। तो हम चाहेंगे कि सर हमें एक कुछ सड़कों का नामाकरण इनके कविरत्न के नाम से हो, सड़कों का नामाकरण कविरत्न हारून रशीद गाफिल के नाम से हो। और एक ये जो लाइब्रेरी है, मैंने चाहा है कि इस लाइब्रेरी को पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खोल दिया जाए, तो हमें कुछ ऐसा अगर सहयोग मिल जाए सरकार से और लोगों से, हाँ, तो फाइनेंशियली यात्रा 2013 अररिया, जी हाँ, शिलान्यास उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो हम इस लाइब्रेरी के लिए हम चाहेंगे कि लाइब्रेरी को हाँ कुछ अनुदान राशि मिले, जिसके कारण हम इस समाज के साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हम खोल सकें, ताकि आने वाली नस्लें वो हो सके। धरती है, साहित्य की धरती है, यहाँ पर गजल शायर बहुत पैदा होते हैं, लेकिन नामो निशान इसलिए खत्म कर दिया जाता है क्योंकि उनके नामो निशान को जिंदा रखने के लिए वो चीजें नहीं मिल पाती है। जिस तरीके से आपने कहा कि लाइब्रेरी होनी चाहिए जो आम आवाम के लिए हो, जो नए बच्चे, नए यूथ हैं, वो तैयार हो सके। आपकी नजर में फणीश्वर नाथ रेणु के बाद गाफिल साहब है, गाफिल साहब के बाद कोई आपकी नजर में ऐसे शायर हैं? अभी तो ये कहना मुश्किल है मैम, मुश्किल सा है। हाँ, क्योंकि हम अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अंदर ढूंढा जाए तो बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, ना ही है,
ठीक है। ये तो ऐसा है ना, आजकल हमारा कल्चर ये हो गया है मैम, हमारा कल्चर के ज़माने से चला आ रहा है, जब लोग मर जाते हैं तब उसको ढूंढते हैं, तब उसे इज्जत देते हैं। आपके माध्यम से यहाँ मैं एक आह्वान भी करना चाहूँगा और एक मैसेज दूंगा कि अगर किसी को इज्जत देनी है, स्नेह देना है, तो उसके जीते जी देने शुरू करें, ताकि उस बंदे को भी पता चले कि मुझे थोड़ी सी इज्जत मिल रही है, एहसास हो, बूस्ट अप हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि कलमकार जो लोग होते हैं, कलम के जो सिपाही होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा बूस्ट अगर मिलता है तो उनको वाह से मिल जाता है, पैसे से नहीं मिलती। तो मेरा ये हर किसी के लिए खूबियाँ खामियाँ तो हुआ करती हैं, लेकिन आप में जो पॉजिटिविटी है, जो खूबी है, उसको उभार के हम सामने लाएं। आजकल हमारे गांव के समाज के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों बिगड़ते? क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उसको हीनता की तरफ ले जा रहे हैं, सासे कमतरी की तरफ, उसको ताने मार के, फिक्रे मार के उसको डाउन कर रहे हैं। यहाँ हमें जरूरत है। रेडियो जॉकी में, ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थे, स्टेज परफॉर्म करते थे, स्टेज एंकर भी रह चुके हैं। एक अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा प्रवक्ता के तौर पर उनको दुनिया याद करेगी। लेकिन जिस वक्त 1965 में जो पैदाइश हुई, उसके बाद उन्होंने 1990 में स्लोगन तैयार किया शिक्षा को लेकर के, उसके बाद घर घर जाकर तालीम को पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की, एक जरिया बन रहे थे। लगातार कोशिश कर रहे थे कि हर घर तालीम हो, हर घर बच्चे शिक्षित हो, लेकिन अब तक उनका सपना जिस तरीके से अधूरा सा लग रहा है, उस अधूरेपन को पूरा करने में बिहार की जनता या सीमांचल की जनता को कितना वक्त चाहिए? उनको अगर देखा जाए तो वक्त थोड़ा बहुत, अगर चाह लें तो क्या वक्त की कोई ज़रूरत नहीं है जी। चाह लें तो 1 साल 2 साल के अंदर हम बहुत रिफॉर्म ला सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से रिफॉर्म हो सकता है। बस हम आह्वान करेंगे लोगों से कि वो चाहें, बस अपने आप को संवारने के लिए, अपनी मिट्टी संवारने के लिए, सीमांचल को संवारने के लिए। क्योंकि मैडम ये उत्तर भारत का सबसे पिछड़े जगहों में से आता है। हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, जो साल भर में लोग घर बनाते हैं, किसी तरह से आशियाने बनाते हैं, एक बार आती है, धो के ले चला जाता है, तभी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यहाँ का चीजों को शायरी के जरिए उन्होंने पिरोया है। जी हाँ, पिरोया है उन्होंने, बहुत पिरोया है उन्होंने। जी। वो बाढ़ के लिए उन्होंने लिखा भी था कि ऐली रुंको ई बेरबान, दही गिली सब पटवा धान। बहुत अच्छा उनकी एक आंचलिक भाषा पर वो कविता है, आपको मैं कहीं से फराहम करूँगा, आप देखेंगे। तो ऐसा है, ज़रूरत है हम युवाओं को जागने की, हम लोगों को जागने की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बड़े बुजुर्गों को प्रोत्साहित करने की, प्रोत्साहन करने की। जी हाँ, बहुत ज़रूरत है। जी हाँ।